So our today's topic is GLBP, Global Load Balancing Protocol. So जो अभी तक हमने पढ़ा है FHRP, फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स जैसे HSRP, VRRP, तो उसी कड़ी में आगे जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है GLBP। तो GLBP प्रोटोकॉल के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं। जब मैं बोलूँ खास तो इसका मतलब इसका काम वही है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो ये कैसे काम करता है? सबसे पहली चीज़ तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो सिस्को प्रोप्राइटरी है, इसका मतलब सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पर ही चलेगा, और कोई दूसरा डिवाइसेस हुए किसी और वेंडर के, जूनिपर है, रिश्ता है, ब्रोकेड है, anything which is non-Cisco will not support this. Okay. The second thing is GLBP, जो हम लोग HSRP और VRRP में लोड बैलेंसिंग करते थे, तो लोड बैलेंसिंग हम लोग कॉन्फ़िगर करके मल्टीपल ग्रुप्स लोड बैलेंसिंग करवा देते थे। लेकिन GLBP में लोड बैलेंसिंग के लिए ऑटोमेटिकली प्रोविजनिंग है, यानी ये राउटिंग ये जो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है, इसमें लोड बैलेंसिंग के लिए हमें कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करने, ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग करवाता है। अब ये लोड बैलेंसिंग कैसे करवाता है ये हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है। GLBP में जैसे HSRP के अंदर एक्टिव और स्टैंड बाय बनते थे राउटर्स, VRRP में मास्टर और सेकेंडरी बनते थे, वैसे ही GLBP में राउटर्स बनते हैं AVG एंड AVF। तो एक ग्रुप बनता है, जैसे HSRP ग्रुप बनता था, VRRP ग्रुप बनता था, वैसे ही AVG ग्रुप जो होता है उसके अंदर एक डिवाइस बन जाता है एक्टिव वर्चुअल गेटवे AVG, और बाकी के राउटर्स को बोला जाता है AVF, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स। तो ये AVG और AVF का क्या काम है अभी समझते हैं। फिर HSRP जो है, इसका इंट्रोडक्शन सिस्को का जो iOS वर्जन आया 12.2 उसके बाद से हुआ, और अभी जितने भी डिवाइसेस आते हैं सिस्को के वो सब सपोर्ट करते हैं इसको। लेटेस्ट iOS, NXOS, iOS XE, जो भी फ्लेवर्स आते हैं सिस्को के सॉफ्टवेयर के, उन सब पे ये सपोर्टेड है। अब देखो इसके बारे में, इसके काम करने का तरीका हम लोग समझते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Just give me a second, let me bring my pad. Just a moment. Okay, so let's draw a diagram. Okay, so we have the connectivity like this, where my access layer device is connected to these three distribution layer switches, multi-layer switches or routers. Okay, and this is sorry, let's say this is switch 1, switch 2,
स्विच 3, स्विच या राउटर कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मल्टी लेयर स्विचेस है। स्विच 4, देर आर सम होस्ट्स कनेक्टेड टू स्विच 4. ओके, नाउ in a GLBP environment, what happens is this switch का प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है, वो बन जाता है AVG. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सबका प्रायोरिटी जैसे HSRP VRRP में सब में क्या होता है 100, वैसे GLBP में भी डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100, जो 1 to 255 कुछ भी हम लोग दे सकते हैं. ठीक है, तो प्रायोरिटी सबका सेम है, तो कौन बनेगा इनमें से AVG जिसका IP एड्रेस हाईएस्ट होगा. अगर प्रायोरिटी सबका सेम है तो हाईएस्ट IP वाला डिवाइस जो है वो बन जाएगा AVG. ठीक है जी, तो AVG जो है वो लेट्स से हमारा स्विच 1 बन गया, तो ये बाकी सारे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली AVF बन जाएंगे, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स. अब किसी होस्ट को अगर नेटवर्क से बाहर जाना है कहीं भी, तो वो आर्क ब्रॉडकास्ट भेजेगा गेटवे के लिए. अब इन तीनों के बीच में एक वर्चुअल IP भी बनेगा, VIP. तो वर्चुअल IP लेट्स से दिस इज 10.1.1.0 सबनेट, तो वर्चुअल IP है 10.1.1.100 लेट्स से. ठीक है, .101 IP इधर दे रखा मैंने VLAN 10 का, .102 मैंने इधर दे रखा है, .103 मैंने इधर दे रखा है. ठीक है, और वर्चुअल IP मैंने 100 दिया हुआ है. तो द गेटवे इज 10.1.1.100. okay, and the IP is in this subnet 10.1.1.1 let's say. तो ये सिस्टम ने आर्क ब्रॉडकास्ट किया गेटवे के लिए, ये ब्रॉडकास्ट सभी के पास जाएगा, सबके पास पहुंचा, लेकिन इसका रिप्लाई कौन करेगा? आर्क रिप्लाई करेगा AVG जो एक्टिव वर्चुअल गेटवे है. तो AVG जो है वो इसको रिप्लाई में एक मैक एड्रेस भेजेगा. किसके लिए? इस गेटवे का मैक एड्रेस भेजेगा. तो ये मैक एड्रेस जो है ये इन तीनों स्विचेस में से किसी भी एक का हो सकता है. इन तीनों स्विचेस में से किसी भी एक स्विच का मैक एड्रेस ये हो सकता है. ये स्विच 1 का भी हो सकता है, स्विच 2 का भी, स्विच 3 का भी. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब AVG ने वर्चुअल मैक भेजा किसी भी स्विच का, अब देखो ध्यान रखना, यहां पर वर्चुअल मैक भी बनेंगे, और वर्चुअल मैक जो है वो हर स्विच के लिए एक अलग वर्चुअल मैक होगा. ध्यान रखना, पहले जो हम लोग HSRP VRRP में पढ़े वहां एक वर्चुअल IP और एक वर्चुअल मैक होता था, लेकिन यहां पर एक वर्चुअल IP और जितने AVF उतने वर्चुअल मैक, तो टोटल मैक्सिमम 4 वर्चुअल मैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हो सकते हैं. मैक्सिमम 4 वर्चुअल मैक एड्रेसेस कैन बी देयर. तो यानी कि 4 AVF बन सकते हैं मैक्सिमम. सो दिस इज फाइन. अब हमारे सिनेरियो में 3 ही है, सो वी आर गुड, वेल विद इन लिमिट्स. तो अब क्या होगा कि यहाँ वर्चुअल मैक्स लेट्स से, अब इसका जो वर्चुअल मैक है वो भी मैं आपको बता दूं. जैसे HSRP और VRRP में हम लोगों के वर्चुअल मैक एड्रेसेस होते थे. ठीक है, 0000 उससे स्टार्टेड, लास्ट में XX जो कि आपका ग्रुप नंबर होता था. किसका? HSRP या VRRP का ग्रुप नंबर होता था. उसके हिसाब से ही मैक एड्रेस के लास्ट जो 2 डिजिट हैं या जो 8 बिट्स हैं वो तय होते थे. तो इसका मैक एड्रेस देने का तरीका है 0007.B4XX.XXYY.
ध्यान रखना, ये थोड़ा सुंदर सा देखो ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। 0007.B4XX.XXYY, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ GLBP वर्चुअल मैक एड्रेस। तो ये जो वर्चुअल मैक एड्रेस होता है, इसमें ये सारे बिट्स तो फिक्स्ड है जैसे वहां भी थी। वहां सिर्फ लास्ट के 2 बिट्स जो है उसमें ग्रुप नंबर ऐड हो जाता था, मतलब ग्रुप नंबर से डिनोट की जाती थी। यहाँ क्या है, यहाँ आपको मिल रहे हैं ये इतने सारे बिट। कितने बिट हो गए ये? 24 बिट। 16 बिट XXXX के लिए, 16 बिट्स, और 8 बिट YY के लिए। अब ये XX और YY हैं क्या? तो ध्यान रखना, XX वाले जो 16 बिट हैं उनमें से 6 बिट तो होते हैं जी जीरोज, 6 बिट होंगे जीरो शुरू के, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले। और जो आगे के 10 बिट हैं वो डिनोट करेंगे GLBP ग्रुप। तो 10 बिट जो है वो GLBP ग्रुप डिनोट करेंगे, 6 बिट जो है वो जीरो रहते हैं। ये तो हो गया XX की कहानी। YY की क्या कहानी है? जो ये 8 बिट हैं, 8 बिट्स, ये होते हैं वर्चुअल फॉरवर्डर का नंबर। यानी हर वर्चुअल फॉरवर्डर को एक नंबर दे दिया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे। तो जो YY है वो वर्चुअल फॉरवर्डर का नंबर होगा, ठीक है। ये जैसे 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, और होता 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा सबके नंबर्स जो है नंबर के हिसाब से ये YY वाली बिट को चेंज करता है। तो XX तो ग्रुप, YY AVF का नंबर। जो ये XX के 16 बिट है, इनमें से 6 बिट जो है वो जीरो रहेंगे, उसके बाद के 10 बिट जो है उनमें ग्रुप नंबर डिफाइन होता है, और YY के जो 8 बिट है उसमें वर्चुअल फॉरवर्डर का नंबर डाल देता है। तो इस तरीके से ये वर्चुअल मैक एड्रेस बनाता है। इसमें डाउट किसी को? अभी तक क्लियर है? यस और नो? हाँ गोविंद, किस चीज में प्रॉब्लम है? हाँ, तो ये XX वाले जो 16 बिट है, XXXX, एक जो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है मैक एड्रेस, तो एक कैरेक्टर का मतलब होता है 4 बिट। तो ये टोटल चारों मिला के 16 बिट हो गए। इन 16 बिट में से ये जो शुरू के 6 बिट है ये तो रहते हैं जी जीरो, और इसके बाद के जो बिट्स है 10 बिट, वो डिफाइन करते हैं ग्रुप नंबर, GLBP का ग्रुप नंबर। जैसे हम HSRP का ग्रुप नंबर देते थे 10, VLAN 10 के लिए दे दिया VLAN ग्रुप नंबर 10, ऐसा इधर भी ग्रुप नंबर देंगे, तो वो ग्रुप नंबर। दूसरा, ये जो YY है ये डिफाइन करता है AVF का नंबर। ये 8 बिट है, 2 अक्षर है यहाँ Y और Y, एक अक्षर 4 बिट का है हेक्साडेसिमल वाला, तो 8 बिट है, तो ये अपना AVF का नंबर, ठीक है। नाउ ये जो हमारे 3 आपको स्विचेस दिख रहे हैं, स्विच 1, 2 और 3, तो स्विच 1 AVG बन गया, इसकी प्रायोरिटी हमने हाई कर दी, बाकियों की डिफॉल्ट रहने दी, तो AVG बन गया हमारा स्विच 1। अब जब भी स्विच 1 के पास में कोई ARP रिक्वेस्ट आया तो ये ARP रिप्लाई करेगा। जितने भी होस्ट है ये सबको कभी ना कभी नेटवर्क से बाहर जाना है, तो गेटवे के लिए ARP रिक्वेस्ट करेंगे। ARP रिक्वेस्ट जब इसको मिलेगा तो ये ARP रिप्लाई करेगा, और ARP रिप्लाई में ये भेजेगा एक वर्चुअल मैक एड्रेस। भाई ये पूछेगा किस, ARP का मतलब ये ना किस, जिसका IP 10.1.1.100 है वो अपना मैक बताइए। तो ये कहेगा अच्छा ये ले मैक। अब वो किसका मैक देगा, या तो खुद का, या इसका, या इसका।
ठीक है। तो एक मैक एड्रेस वो भेज देगा तीनों में से, किसका भेजेगा वो हम लोग देखेंगे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से उसके हिसाब से। तो लेट्स से इसने खुद का मैक एड्रेस भेज दिया, खुद का मैक एड्रेस भेज दिया तो ये जो है ट्रैफिक है ये इधर से मूव हो जाएगा। अगर इसने स्विच 2 का मैक एड्रेस भेजा, मान लीजिए ये जो होस्ट 2 है, होस्ट 2 ने आप रिक्वेस्ट किया तो ये आप रिक्वेस्ट तीनों के पास गया, एवीजी क्योंकि ये है स्विच 1 तो इसने मैक एड्रेस भेजा, आप रिप्लाई, तो इसने मैक एड्रेस भेजा स्विच 2 का, तो ये जो ट्रैफिक है होस्ट का ये इधर से निकल जाएगा। अब ये तीसरे होस्ट ने आप रिक्वेस्ट किया तो इसने भेजा स्विच 3 का मैक एड्रेस, तो ये जो ट्रैफिक है होस्ट 3 का ये इधर से निकल जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है जीएलबीपी में, ठीक है जी। यानी एवीजी के पास में आप ब्रॉडकास्ट आते हैं या आप रिप्लाई करता है, आप रिप्लाई जब भी ये करता है तो किसी ना किसी एवीएफ का मैक एड्रेस, वर्चुअल मैक एड्रेस भेज देता है और उसी मैक एड्रेस को यूज करके होस्ट अपना ट्रैफिक सेंड कर देता है, ठीक है जी। तो हो गई लोड बैलेंसिंग अपने आप, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली जैसे आप एचएसआरपी का कॉन्फ़िगरेशन करते थे वैसे ही करना है, या वीआरआरपी का करते थे सेम वही है, बस खाली ये अपने आप मैनेज करता है। अब ये अपने आप कैसे मैनेज करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो this switch 1, 2, 3 and 4 and there are some hosts, ओके। तो अब देखो एक्टिव वर्चुअल गेटवे कैसे बनता है वो तो मैंने आपको बता दिया, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर हाईएस्ट जिसका आईपी एड्रेस होगा, अगर प्रायोरिटी सेम है तो वो एवीजी बन जाएगा। तो हमारे केस में एवीजी बन गया स्विच 1 और बाकी सारे जो है वो एवीएफ बन जाएंगे। तो ये जो जीएलबीपी का हम लोग ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे, लेट्स से हमने ग्रुप 10 कॉन्फ़िगर किया, तो अब इस ग्रुप के अंदर एक राउटर तो बन गया एवीजी और बाकी सारे बन गए एवीएफ। तो ये जो एवीजी है ये हर 3 सेकंड में अपने सभी एवीएफ को हेलो भेजता है, ये चेक करने के लिए कि भाई ये जो एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर जो बने हैं, जो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या ये सब ठीक है, कोई डाउन तो नहीं ना हो गया है। तो इस हेलो का रिप्लाई आना चाहिए एवीजी के पास में, तो एवीएफ जो है वो हेलो का रिप्लाई भेजते हैं हेलो से, ठीक है। तो हर 3 सेकंड में ये हेलोज भेजता है और इसका डेड इंटरवल है 10 सेकंड्स। अगर 10 सेकंड तक इसने एक हेलो भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, तीनों का रिप्लाई नहीं आया, अगला सेकंड वेट किया, बफर टाइम है, 10 सेकंड बाद में ये उसको कंसिडर करेगा कि साहब ये एवीएफ के साथ कुछ चक्कर हो गया, तो इसको ग्रुप से बाहर करो, इसको क्या करो जी, इसको डेड मान लिया जाएगा और इसको बाहर करो। लेकिन मान लो ये वाला जो डिवाइस है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये रिप्लाई नहीं किया हेलो का, तो इसको एवीजी जो है क्या करेगा, इसको कंसिडर करेगा कि नाउ दिस एवीएफ इज नो मोर अवेलेबल। तो इस सिचुएशन में जब यहां मान लो किसी होस्ट ने ट्रैफिक भेज रहा था इस गेटवे के थ्रू, इसका आर्क टेबल में क्या है, इसका आर्क टेबल में जो मैक एड्रेस है गेटवे के लिए वो तो इसका वर्चुअल मैक एड्रेस है स्विच 2 का, तो वो तो ट्रैफिक हमेशा इसी के पास भेजेगा, ठीक है जी, क्योंकि इस पोर्ट पे लर्न हुआ ये। तो ये क्या करते हैं, ये एक टाइमर होता है रीडायरेक्ट टाइमर। रीडायरेक्ट टाइमर यानी कि ऐसा है कि जब कोई फेल हो गया ना तो उसके हिस्से का काम दूसरा एवीएफ करेगा। तो अब जो वर्चुअल मैक एड्रेस इसका था, लेट्स से 0002, ये मैक एड्रेस इसका था, इसका मैक एड्रेस है 0003, इसका है 0001 वर्चुअल मैक एड्रेस। तो ये अपने मैक एड्रेस पे तो जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको मैनेज कर ही रहा है, अपने ग्रुप का कोई साथी फेल हो गया तो उसका जो वर्चुअल मैक है 0002, अब उसके लिए भी ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करने का काम ले लेगा, उसकी जिम्मेदारी भी अब ये लेगा। तो अगर ये फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जो डिवाइस है वो उसके ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने का जिम्मेदारी लेके उसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये जो तरीका है इसका, ये
बहुत ही मतलब ये तरीका क्यों है? क्योंकि आपके जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपका ये जो ट्रैफिक है ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो मैक एड्रेस जो है वो अब रहा ही नहीं जिंदा, है ना, वो तो फेल हो गया डिवाइस। तो अब आपका जो ट्रैफिक उस मैक के लिए जा रहा है तो उसको तो ये फॉरवर्ड कर ही नहीं रहा है। और जो इसकी आर्क में एंट्री एक बार आ गई तो वो एंट्री तो निकलने में टाइम लगता है। जब तक आर्प 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स आर्प एड्रेस जो है उसको अपनी टेबल से निकालने के लिए, तो 4 घंटे तक वेट थोड़ी करेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट दे डज। तो अब देखो होगा क्या, ये जो रीडायरेक्ट टाइमर है, ये रीडायरेक्ट टाइमर क्या बोलता है कि एवीजी जो है वो पुराना ओल्ड जो मैक एड्रेस है जो अभी फेल हो गया उसको कितनी देर तक चालू रखेगा। भाई हमेशा तो ये स्विच 3 जो है वो जिम्मेदारी नहीं ना उठाएगा, दोनों ही मैक एड्रेस, दो एवीएफ का काम अब अकेला संभाल रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो एवीजी कहता है नहीं नहीं, ज्यादा दिन तेरे को डबल काम नहीं करना है, ज्यादा देर इसका टाइमर है, इसका टाइमर है, वो एक्सपायर होने दे, उसके बाद में हम लोग ये तेरी जो जिम्मेदारी है ये बांट लेंगे। बोला अच्छा ठीक है। बोला कितनी देर? तो बोला देखो ऐसा है, वो तो जो कॉन्फ़िगर कर रखा है ना उस पे डिपेंड करता है, तो ये चीज हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, रीडायरेक्ट टाइमर। ठीक है जी। तो ओल्ड वर्चुअल मैक एड्रेस जो था वो फेल हो गया। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए अगर अभी मान लो कोई ट्रैफिक जा रहा है तो उसको जिम्मेदारी लेगा दूसरा एवीएफ, और उसका ट्रैफिक भी फॉरवर्ड करेगा, और इसका निश्चित समय है, ऐसा नहीं हमेशा के लिए वही करेगा। तो जो रीडायरेक्ट टाइमर हमने कॉन्फ़िगर किया है उतने देर तक ये उसकी जिम्मेदारी लेगा, उसके बाद में ये वर्चुअल मैक को हटा दिया जाएगा, और नया जब भी कोई ट्रैफिक आएगा होस्ट से तो उसको दूसरा वर्चुअल मैक के थ्रू पास किया जाएगा। अब आ, एक इसमें होता है, एक और टाइमर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम आउट टाइमर। टाइम आउट टाइमर, ठीक है जी। ये टाइम आउट क्या है? ये टाइम आउट टाइमर है कि जो पुराना मैक एड्रेस है और जो वर्चुअल फॉरवर्डर था जिसका वो पुराना मैक एड्रेस था, वो एवीजी अपनी सारी, ये एवीजी क्या है, एक टेबल मेंटेन करता है। एवीजी एक टेबल मेंटेन करता है कि एवीजी नंबर, उसके साथ में एसोसिएटेड मैक, एवीजी नंबर 1, मैक एड्रेस 0001, एवीएफ सॉरी, एवीएफ नंबर 2, मैक एड्रेस 0002 3। तो अभी ये जब फेल हो गया तो कुछ समय के लिए तो ये वाले स्विच से फॉरवर्ड करवा रहा है ट्रैफिक इसका, और फिर जब ये आपका टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो ये अपनी इस टेबल से भी एंट्री फ्लश कर देता है इसकी। यानी टेबल में एंट्री कब तक रहेगी? टेबल में एंट्री ओल्ड ओल्ड वाले की, जैसे ही ये रीडायरेक्ट टाइमर हुआ, मतलब जैसे ही ये फेल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी 3 ने ले ली, तो अब ये क्या करेगा, एवीएफ नंबर 3, 0002 और 3 दोनों मैक एड्रेस के लिए अब एवीएफ कौन सा है, तीसरे नंबर वाला। और जब ये टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो इसको ये टेबल से ही हटा देता है कि नाउ दिस इज नो मोर, अब सिर्फ ये दो ही हैं साहब। तो दो टाइमर है यहाँ, ध्यान रखना, एक रीडायरेक्ट टाइमर कितनी देर के लिए ये रहेगा टेम्परेरी दूसरे डिवाइस के पास में, और एक हो गया हमारा टाइम आउट टाइमर कि इस टेबल से इनको फिर फ्लश कर दिया जाए। दीज आर द टू टाइमर्स। अब इसके बाद बात आती है ये टाइमर मतलब जो है ये कितना होता है। तो ये कहा गया जी, ये जो रीडायरेक्ट टाइमर है ये बाय डिफॉल्ट होता है 600 सेकंड, यानी कि 10 मिनट। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट टाइमर 10 मिनट होता है, लेकिन हाँ इसको आप चेंज कर सकते हो, 0 से लेकर 3600 सेकंड तक आप इसको कर सकते हो। 3600 सेकंड मतलब 1 आवर, ये आप कर सकते हो। बोला अच्छा अच्छा, और टाइम आउट वाला? तो बोला टाइम आउट वाला टाइमर जो है वो आप बाय डिफॉल्ट होता है वो 14400 सेकंड, यानी कि 4 आवर्स। लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हो, 700 सेकंड से लेकर
64,800 सेकंड तक, यानी 18 घंटे तक मैक्सिमम आप इसको कर सकते हो कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो आप ये टाइमर्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई रीडायरेक्ट टाइमर जो है वो कम ज़्यादा करना चाहिए या टाइम आउट टाइमर कम ज़्यादा करना चाहिए, तो वो किया जा सकता है। इसके लिए एक सिंपल सा कमांड है, जैसे HSRP VRRP में था। आप इंटरफेस पे गए, वहां पर कमांड दोगे GLBP ग्रुप नंबर, जैसे ग्रुप नंबर अपना हो गया 10, उसके बाद टाइमर्स रीडायरेक्ट, और आप एक रीडायरेक्ट टाइम दे दो, जैसे मान लो 700 सेकेंड्स, और टाइम आउट टाइमर दे दो जैसे 3000 सेकेंड्स। तो ये कमांड है जिससे कि आप रीडायरेक्ट टाइमर और टाइम आउट टाइमर एक ही कमांड से चेंज कर सकते हो। ओके जी, तो दिस इज हाउ वी कैन डू द चेंजेस, वी कैन मेक द चेंजेस। ओके, एक और चीज जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है GLBP में, वो ये है कि जो आपके ये डिवाइसेस है ये एक दूसरे से परिचित रहते हैं। जैसे HSRP में तो खाली होता क्या था आपका, 3 सेकंड में हल हो जाता था, अगर 10 सेकंड में नहीं मिला तो चला जाएगा, है ना। और HSRP में एक एक्टिव बनता था, दूसरा स्टैंड बाई बाकी जो होते थे वो लिसनिंग स्टेट में बैठे रहते थे। लेकिन यहाँ पर आपके एक AVG बना है और मल्टीपल AVF बन सकते हैं, और ये सारे जो है ये एक दूसरे से काफी क्लोज कम्युनिकेशन करते रहते हैं। हर डिवाइस को पता रहता है AVG कौन है और बाकी AVF कौन है मेरे डोमेन में। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ये साझा करते हैं। और जो ग्रुप नंबर हम लोग देते हैं ये हम लोग दे सकते हैं 0 से लेकर 1023 तक, ये इसका रेंज है। प्रायोरिटी जो है वो हम लोग 100 बाय डिफॉल्ट रहती है, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं 1 से लेकर 255 तक, कुछ भी 1 to 255 एनीथिंग in priority, and this group number can be 0 to 1023 anywhere। ठीक है जी, समझ आया? यस और नो? ओके, सो GLBP में एक वेटिंग फंक्शन भी होता है। जैसे हम लोग ट्रैक करते थे, HSRP में इंटरफेस ट्रैक करते थे कि मान लो हमारे स्विच से ऐसा कनेक्टिविटी है और ये इंटरफेस डाउन हो गया या ये इंटरफेस डाउन हो गया या दोनों डाउन हो गए, तो ये वाला जो हमारा स्विच है जो एक्टिव बना हुआ है ये अपना प्रायोरिटी को लो करके, कितना लो करता है, बाय डिफॉल्ट 10। ठीक है, इसका प्रायोरिटी है लेट्स से 200, इसका प्रायोरिटी है 100। तो अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो ये अपना प्रायोरिटी जो है वो लो करके, कितना, 10 नहीं, मैंने खुद कॉन्फ़िगर कर दिया, कितना, 100 कर दिया, सॉरी 100 तो फिर टाई हो जाएगा, तो ज़्यादा कर दो, 110 कर दिया, तो 110 कम कर देगा तो ये 90 रह जाएगा और ये वाला डिवाइस बन जाएगा एक्टिव। ठीक है, ऐसा हम लोग इंटरफेस ट्रैकिंग में कॉन्फ़िगरेशन करते थे। अब देखो इधर जो है GLBP में ये यूज करता है वेट, ये यूज करता है वेट। अब वेट क्या है? यही वेट है जो हम लोग इधर नंबर देते थे ना। तो वेटिंग में क्या करता है कि आपका जो कोई भी AVF है, ठीक है, वो AVF का अगर मान लो कोई इंटरफेस अप या डाउन होता है तो उसके हिसाब से वो अपना वेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर लेता है। तो GLBP में एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं हम लोग, GLBP में एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं
कि अगर मान लो वेट जो है किसी डिवाइस का वो कम हो जाए, मान लो वो 90 से कम चला जाए लेट्स से, तो उस पे काम करना ही बंद हो जाए, मतलब उसको ग्रुप में एज ए एवीएफ नहीं रखा जाएगा। अगर इसका वेट, अब इसका वेट कम कैसे होगा, कोई इंटरफेस ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, वो इंटरफेस डाउन हो गई, डाउन होने से क्या होगा, इसका प्रायोरिटी कम हो जाएगा। प्रायोरिटी कम अगर एक लेवल तक हो गई तो हम लोग कहते हैं अगर उस लेवल तक प्रायोरिटी कम हो गई या उससे कम आ गई तो वो एवीएफ जो है वो अपना काम करना बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, अगर मान लो इस डिवाइस का वेट फिर से बढ़ गया, ये इंटरफेस अप हो गई, तो ये फिर से एवीएफ बन जाएगा। तो ये जो वेटिंग और ट्रैकिंग का सिस्टम है ये थोड़ा ज्यादा फिल्टर्ड और ज्यादा रिफाइंड है जीएलबीपी में एचएसआरपी के मुकाबले। तो ये जो वेटिंग है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम वेट वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 254 तक हो सकती है। जो वेट वैल्यू है वो 1 से 254 तक हो सकती है। और अगर मान लो वेट जो है वो थ्रेशोल्ड से नीचे गया तो एवीएफ का जो रोल है वो गिव अप कर देगा, ठीक है। और अगर फिर से राइज हुआ वेट तो फिर से वो एवीएफ का रोल रिज्यूम कर लेगा। तो बाय डिफॉल्ट राउटर का जो वेट होता है वो है 100। तो जो प्रायोरिटी हम लोग बार बार कह रहे हैं वो प्रायोरिटी ही वेट है। यहाँ टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो गई, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो वहां हम लोग ट्रैक करते थे इंटरफेस को, और एचएसआरपी में अगर इंटरफेस डाउन हो गई तो प्रायोरिटी कम हो जाती थी, यहाँ उसको वेट बोल दिया, तो बाय डिफॉल्ट वेट है 100। तो अगर मान लो हम लोग कॉन्फ़िगर करें कि भाई ये जो वेट आपका इंटरफेस अगर डाउन हो गया और इतना वेट कम हो जाना चाहिए, तो वो वेट हो जाएगा इतना, और अगर इतना हो गया, एक थ्रेशोल्ड हम लोग ने लिमिट सेट कर देनी है, एक इंटरफेस पे कमांड चलती है आपके, उस कमांड से। तो अगर ये इस थ्रेशोल्ड से कम हो गया किसी का, अगर 100 से वेट कम हो गया, जैसे इसका 90 हो गया, तो ये अब एवीएफ नहीं रहेगा। और अगर फिर से 100 पहुंच गया या उससे ऊपर पहुंच गया ये इंटरफेस अप होने पर, तो ये फिर से अपना रोल रिज्यूम कर लेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको दो कमांड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबसे पहला कमांड है, लेट मी टाइप द कमांड्स। ओके, इंटरफेस पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंटरफेस पे नहीं जाना है, आपको सबसे पहले ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये चीज जो है ना, ये ध्यान रखना, इसमें क्या बनता है, इसमें एक ट्रैक ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या ट्रैक करना है एक्चुअल में आपको। बोला अच्छा अच्छा, एचएसआरपी में तो हम लोग डायरेक्ट इंटरफेस का नाम लिख के ट्रैक इंटर स्टैंड बाई 10 ट्रैक इंटरफेस और फिर कितना वैल्यू डिक्रीज करना है ये डायरेक्ट दे देते थे। लेकिन यहाँ पर तरीका अलग है, यहाँ पर आपको ट्रैक बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ ट्रैक बनाएंगे, कमांड है ट्रैक, और ट्रैक का कोई भी एक नंबर दे देंगे, ठीक है, कुछ भी नंबर दे दिया 1। और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस गिग 0x0 लेट से। फिर उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कि क्या ट्रैक करना है इस इंटरफेस का। तो मैं कहूँ अच्छा अच्छा, इस इंटरफेस का एक काम करो, इस इंटरफेस का या तो आप दे सकते हो कि लाइन प्रोटोकॉल, यानी अगर ये इंटरफेस का लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाए, आपने देखा होगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड में लाइन प्रोटोकॉल अप या डाउन दिखाता हो। तो अगर लाइन प्रोटोकॉल मतलब केबल का इशू हुआ, कनेक्टर का हुआ, एसएफपी का हुआ, जीपीक मॉड्यूल का हुआ, अगर इन चीजों का कोई भी इशू हुआ जिसकी वजह से आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन जा सकता है, तो ये उसको पकड़ लेगा। लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया तो उसको ट्रैक कर रहा है गिग 0x0 पे। या फिर आप यहां पर दे सकते हो आईपी राउटिंग, कि अगर मान लो इस इंटरफेस का ये जो इंटरफेस है गिग 0x0, शो आईपी राउट देते हो आप कमांड, तो शो आईपी राउट में आपको दिखता है कि एक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वाया दिस इंटरफेस, वहां इंटरफेस नंबर दिखाता है। तो अगर मान लो वो आपका इंटरफेस जो है उससे कोई नेटवर्क आ ही नहीं रहा, मान लो यहाँ आगे जो मेरा कोई डिवाइस लगा हुआ था इस स्विच से आगे, उससे अब इस लिंक में कुछ इशू हो गया और इधर से नेटवर्क आना बंद हो गए, राउटिंग बंद हो गई इनके बीच में, ठीक है, लाइन अप दिखा रहा है लेकिन राउटिंग बंद हो गई, इधर से कोई नेटवर्क आ ही नहीं रहा है।
तो फिर ये उसको भी ट्रैक करेगा, ये ट्रैक करेगा कि अच्छा राउटिंग टेबल में अब इस इंटरफेस से कोई रूट है ही नहीं, तो उसको ट्रैक कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ। यानी ये बड़ा अच्छा है। ये खाली इंटरफेस को अप डाउन फिजिकली होने पर ही नहीं, अगर इस पे आईपी राउटिंग का भी कोई पंगा है तो उसको भी ट्रैक कर लेता है। एचएसआरपी से ट्रैक करेगा इंटरफेस अप डाउन, यहाँ पर इंटरफेस अप डाउन के अलावा आईपी राउटिंग को भी ट्रैक कर लेता है। तो आपको यहाँ इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे देना है, जो भी ट्रैक करवाना है, लाइन प्रोटोकॉल या आईपी राउटिंग। दूसरा कमांड, अब आप इंटरफेस पे आ जाओ, जीएलबीपी इंटरफेस कोई सा भी जो आपका वीलैन है उस वीलैन इंटरफेस पे गए और वहां पर कमांड लगाओगे जीएलबीपी ग्रुप नंबर, कोई भी ग्रुप नंबर, जैसे 10 ले लिया हमने, वेटिंग मैक्सिमम। तो वेट आपको डिफाइन करना है, मैक्सिमम कितना वेट है। तो मैंने कहा मैक्सिमम तो भाई मेरा तो बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, 254 तक दे सकता हूँ, ठीक है 100 ही रखते हैं। लोअर, या मैंने इसको कहा अच्छा 150 करते हैं, 150 रखेंगे प्रायोरिटी यानी वेट। लेकिन अगर मान लो 100 से कम हुआ, 100 या उससे कम हुआ, तो भैया तू बाहर निकल जाना, ठीक है। और अपर मतलब वापस जब आप आए तो या तो आप कह दो कि 101, यानी अगर 101 है तो अप हो जाना, है ना, या फिर अगर 100 से डाउन जाए तो डाउन चला जाना। एक्चुअल में क्या है, एक बार डिवाइस का 100 या उससे कम हो गया तो वो एवीएफ नहीं रहेगा, वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर वो फिर से अप आया उसका वेट और 101 आ गया मान लो, ठीक है, मल्टीपल इंटरफेस हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रैक लगा सकते हैं, किसी इंटरफेस पे 10 कम हो रहा है, किसी पे 20 कम हो रहा है, किसी पे 50 कम हो रहा है, मान लो ऐसी सिचुएशन हो जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैक्सिमम आप जनरली कितना रखते हो, आप मैक्सिमम रखते हो जितना, तो अपर जो है वो रखते हो लगभग उतना ही जितना मैक्सिमम हम लोग डिफाइन करते हैं। तो 150 है भाई, फिर से 150 आ गया तो ये वापस से एवीएफ बन जाएगा, ठीक है जी। तो मान लो किसी ने कहा 140 हुआ तो मैंने कहा तो भी ये बना रहेगा, क्योंकि हमने लोअर लिमिट 100 रखी है। अगर 100 या उससे नीचे गया ना तो ये एवीएफ का काम करना बंद करेगा। अच्छा, फिर मान लो ये वापस अब आया 110 हो गई, तो मैंने कहा तब तक इस पे भरोसा नहीं होगा जब तक ये 150 फिर से नहीं हो जाता। यानी 140 पे काम करेगा तब तक जब तक कि ये डाउन नहीं हो जाता, लेकिन डाउन होके वापस 140 पे आया तो ये एवीएफ नहीं बनेगा कब तक, जब तक 150 वापस से हिट नहीं कर जाता। तो ये चीज पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट सेट करी है, ठीक है। तो अगर मान लो लोअर लिमिट से कम गया तो एवीएफ गया, और फिर से वापस अप आके मैक्सिमम लिमिट जो है वो 150 पे हिट करेगा अपर लिमिट पे, तो ही वो एवीएफ फिर से बन पाएगा। ये समझ आया नहीं आया, ये सुनना। वेरी गुड, ओके। अब देखो इसका जो लोड बैलेंसिंग का, अच्छा एक और इसमें कमांड मैं बताने वाला था, यहीं पे चलेगी इंटरफेस पे, जीएलबीपी ग्रुप नंबर 10 वेटिंग। और यहां पर हम लोग अब देखो क्या करेंगे, अब जो ट्रैक बनाया ना हमने उस ट्रैक को यहां पर कॉल करेंगे। यानी कि अब हम लोग इसको बता रहे हैं कि जो ट्रैक है यानी गिग 0x0 इंटरफेस, उसको ट्रैक करो, और ट्रैक करके, और ट्रैक का नंबर क्या दिया था हमने, ट्रैक का नंबर दिया था 1, तो ट्रैक 1, ठीक है। और डिक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी है, तो डिक्रीमेंट वैल्यू हमने दे दी 110, ठीक है। अगर कोई इंटरफेस डाउन होता है तो ये 110 कम हो जाए, ठीक है जी। तो ये हमने, ये वैल्यू कुछ भी दे सकते हो आप इसको 60 भी दे दोगे तो ये 90 पहुंच जाएगा 100 से कम,
तो आप यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में की बात करें तो यहाँ 60 दे दो। अगर यहाँ 200 होता तो मैं यहाँ 110 दे देता, ताकि ये लोअर जो वैल्यू हमने डिफाइन करी है इससे कम हो जाए, ठीक है, डिक्रीज। तो अब ये जो 3 कमांड्स है, ट्रैक डिफाइन कर दिया हमने, इसका वेटिंग का लिमिट सेट कर दिया, लोअर एंड अपर लिमिट्स, और फिर उसके बाद में हमने ट्रैक को जीएलबीपी के साथ में लगा दिया, ये कहते हुए कि जब भी आप इसको ट्रैक करोगे को, अगर ये डाउन होती है या फिर इसमें राउटिंग का चक्कर आता है तो आप वैल्यू 110 कम कर देना। तो फिर ये कम कर देगा, तो ये देखेगा कम करके अब क्या करूं, तो ये कहेगा अगर 100 से नीचे हो गई तो इसको एवीएफ बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको एवीएफ लिस्ट से हटाया जाए। वापस से अगर आप आई इंटरफेसेस और 150 इसका वैल्यू पहुंच गया, जो कि पहुंच ही जाएगा क्योंकि हमारे केस में तो एक ही इंटरफेस को ट्रैक कर रहे हैं, तो चलेगा, ये वापस से एवीएफ बन जाएगा। तो ये 3 कमांड्स हैं इसकी मोटी मोटी, ठीक है जी। अब देखो जो लोड बैलेंसिंग है, वो लोड बैलेंसिंग जीएलबीपी में 3 तरह से होती है। पहली है राउंड रॉबिन। ये राउंड रॉबिन कौन सा तरीका है साहब? राउंड रॉबिन तरीका ये है कि जब कोई आर्प रिक्वेस्ट आया, कभी भी कोई आर्प रिक्वेस्ट आया, अगर लेट मी शो यू, यहां से कोई होस्ट से आर्प रिक्वेस्ट आया एवीजी के पास में, तो आर्प रिक्वेस्ट आया तो उसका जवाब इसने दिया एक वर्चुअल मैक से, यानी कि किसी भी एवीएफ का मैक एड्रेस इसने इधर फॉरवर्ड कर दिया कि भाई इस मैक से चला जा, और ये होस्ट जो है वो उस मैक से निकल गया, जैसे इस स्विच से चला गया मान। दूसरा आर्प रिक्वेस्ट आया तो उसको ये दूसरा मैक असाइन कर देगा, यानी इसका मैक। तीसरा आया तो तीसरा कर देगा, चौथा आया तो खुद कर लेगा, पांचवा आया तो इसको दे देगा, छठा आया तो इधर से भेज देगा, सातवां आया तो इधर से, यानी हर नए रिक्वेस्ट पे वो एक एक करके अपने सबको लाइन से सबके मैक एड्रेस लाइन से ये देता आता है। तो ये मानते हुए कि भाई जो भी होस्ट है ना उनसे बराबर ही ट्रैफिक आ रहा होगा सबका, ये नहीं देखता है कि हो सकता है ये वाला होस्ट जो है नीचे ये पर्टिकुलर होस्ट ये भेज रहा है कम ट्रैफिक और ये भेज रहा है ज्यादा ट्रैफिक, पर उससे इसको कोई लेना देना नहीं, ये मानता है सब बराबर ही ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो सबको मौका एक एक करके एक गेटवे का मिलना चाहिए। तो लोड बैलेंसिंग राउंड रॉबिन करवा देते हैं, बाय डिफॉल्ट यही चलता है जीएलबीपी में। दिस इज द डिफॉल्ट load balancing method used by GLBP. Okay, Govind says all 3 we have to give at the same time. Yes, ये तीनों डिफाइन करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। ये तीनों कमांड्स अगर आप एक साथ नहीं दोगे, भाई ये कमांड चलाने से कोई काम नहीं होगा, खाली आपने डिफाइन किया है। ये कमांड चलाने से कोई काम नहीं होगा क्योंकि आपने अभी तक इसको ये नहीं बताया है कि ये जो लिमिट है ये कम होगी कितनी, कैसे, किसको ट्रैक कर रहे हो, वो कुछ नहीं बताया। और तीसरे कमांड में हमने इनको जोड़ दिया है, तीनों को, तीनों कमांड्स देंगे आपको। तो ये राउंड रॉबिन तरीका था। दूसरा तरीका है वेटेड। अब ये वेटेड जो तरीका है ये क्या है? ये क्या करता है कि आपके जो एवीएफ है, वो एवीएफ में आप क्या कर सकते हो, आपको ये लगता है कि ये वाला जो स्विच है मेरा, ये स्विच का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है। कॉन्फ़िगरेशन जब मैं बोलूं, इसके रिसोर्सेस, ठीक है, हार्डवेयर, देयर इज अ हायर एंड स्विच, इट इज केपेबल ऑफ स्विचिंग अ लॉट ऑफ डेटा, इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ लॉट ऑफ डेटा एट ए टाइम। तो इसके पास ट्रैफिक ज्यादा आए, इसके पास थोड़ा कम आए, इसके पास भी कम आए, तो ये जो स्विच है इसका वेट मैं बढ़ा दूंगा। अब इस वेट को इस वेट से कंपेयर मत करना, इसका मैं वेट बढ़ा दूंगा, ठीक है जी। तो जिसका ज्यादा वेट वो उतना ही केपेबल माना जाता है। तो क्या करेगा ये हो सकता है कि भाई हमने इसका वेट जो है वो इन बाकियों के डिफॉल्ट वेट से डबल कर दिया,
तो ये इसके पास में 2 पैकेट भेजेगा, इधर एक एक पैकेट भेजेगा, फिर 2 पैकेट इधर भेजेगा, फिर एक एक पैकेट, मतलब 2 होस्ट जो आएंगे उनका ट्रैफिक इधर से भेज देगा और इधर से एक होस्ट का इधर से भी एक, फिर 2 होस्ट का इधर से भेजेगा, फिर इधर से एक, इधर से एक, फिर 2 होस्ट का इधर, तो ऐसा करके, क्योंकि उसका कैपेसिटी डबल है तो वो उधर डबल ट्रैफिक भेजेगा। तो ये हुआ वेटेड। ठीक है जी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली उस डिवाइस का मैक एड्रेस देगा होस्ट्स को गेटवे के रूप में जो ज्यादा केपेबल है, जिसका वेट ज्यादा हमने डिफाइन किया हुआ है। तीसरा है होस्ट डिपेंडेंट। होस्ट डिपेंडेंट क्या है कि भाई हर क्लाइंट जो है वो आर्क रिक्वेस्ट वर्चुअल राउटर्स तक, वर्चुअल राउटर्स के लिए मतलब आर्क रिक्वेस्ट करता है गेटवे के लिए, है ना, और उसको एक रिप्लाई में एवीजी मैक एड्रेस असाइन कर देता है। ठीक है जी। तो ये जो मेथड है, ये मेथड में एक की ये डाल दी कि ये जो अगर होस्ट है, लेट्स से दिस होस्ट नंबर 4 इज 1 2 3, 4 होस्ट लगे हैं, तो होस्ट नंबर 4 को हमेशा इसी से बाहर भेजा जाए, होस्ट नंबर 3 को हमेशा इसी से बाहर भेजा जाए, 2 को हमेशा इसी से, 1 को हमेशा इधर से, तो हमेशा मतलब ऑलवेज। तो ये जो है ये तरीका वो कहलाता होस्ट डिपेंडेंट। अब ये बोला कि अच्छा इससे क्या फायदा है, तो ये कहा कि भाई कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंसिस्टेंट गेटवे मैक एड्रेस चाहिए होता है, कई बार जैसे कोई सर्वर वगैरह हुआ, बार बार गेटवे चेंज होगा तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी, वो संभाल लेते ही है। भाई ये हर बार कुछ नया मैक एड्रेस भेजेगा, जैसे इस होस्ट ने आज ट्रैफिक भेजा तो इसने इसका मैक एड्रेस दे दिया, तो इस स्विच से निकल जा रहा है आज इसका, कल ये आके अपना काम शुरू करेगा तो हो सकता है दूसरे गेटवे से निकलेगा। ठीक है जी। लेकिन कुछ जो क्लाइंट्स है उनका परमानेंट करना है अगर आपको, तो ये एक ऑप्शन है होस्ट डिपेंडेंट, तो आप ये अगर दोगे तो ये क्या करेगा, ये हमेशा हर मैक एड्रेस के डिवाइस के लिए एक गेटवे को हमेशा उसी गेटवे का मैक एड्रेस भेजेगा। तो ये भी एक तरीका है। तो ये 3 तरीके हैं लोड बैलेंसिंग के। राउंड रॉबिन, एक 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 गेटवे को यूज करेगा, एक 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 आर्क रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है जी। दूसरा है वेटेड, जिस डिवाइस का ज्यादा वेट वो डिवाइस पे ज्यादा ट्रैफिक भेजना है उसने, तो यानी कि उसका ज्यादा फ्रिक्वेंटली मैक एड्रेस होस्ट को देगा। और तीसरा है होस्ट डिपेंडेंट, यानी हमेशा आपके एक पर्टिकुलर मैक के लिए एक ही गेटवे बार बार भेजेगा, हमेशा भेजेगा। तो ये 3 तरह से लोड बैलेंसिंग कर सकता है। बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन चलता है। इज दिस क्लियर, यस और नो? वेरी गुड। अब देखो जीएलबीपी का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसकी कमांड भी बता दूं। इंटरफेस पे आप कमांड लगाओगे जीएलबीपी और साथ में ग्रुप नंबर दिया, और फिर जो वर्चुअल आईपी हम लोग असाइन करते हैं 10.1.1.100 जैसे वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन कर दिया हमने। ठीक है जी। अब इसके आगे एक ऑप्शन आता है कि आप सेकेंडरी आईपी भी असाइन कर सकते हो। सेकेंडरी क्या है, अगर आपके डिवाइस पे, आपके एक राउटर पे, एक इंटरफेस पे आप 2 आईपी असाइन कर सकते हो, एक प्राइमरी आईपी जो हमेशा देते ही हो, और दूसरा सेकेंडरी आईपी जो दिया जा सकता है। आप एक कमांड चलाते हो इंटरफेस पे, आईपी एड्रेस 10.1.1.1 सबनेट मास्क, और फिर एंटर मारते हो तो ये आईपी असाइन हो जाता है उस इंटरफेस पे। लेकिन अगर आप इसके आगे सेकेंडरी लिख दो तो इसका मतलब ये सेकेंडरी आईपी है उसी इंटरफेस पे। तो अगर आपको सेकेंडरी आईपी यूज करना है इस इंटरफेस का, जो यहाँ पर वीलैन इंटरफेस आप बनाओगे, वीलैन 10, उस पर आपने 2 आईपी दे रखे हैं, लेकिन अगर सेकेंडरी आईपी जो है उसको यूज करना चाहते हो ग्रुप में,
भाई इस ग्रुप में सबके अपने अपने अलग अलग आईपी होंगे, तो अगर आप उस आईपी को सेकेंडरी आईपी को यूज़ करना चाहो तो यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा आपको सेकेंडरी। तो ये ऑप्शन कोई यूज़ करता नहीं है, तो इसको भूल जाओ, बस आपको इतना ही यूज़ करना है, GLVP10 वर्चुअल आईपी दिस। ठीक है। अब आता है प्रीएम्पशन फीचर। तो क्या GLVP में प्रीएम्पशन होता है? तो जी GLVP में अगर आपका AVG फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली कोई दूसरा AVF जिसका हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है या मैक एड्रेस है वो बन जाएगा AVG, ध्यान रखना। और अगर फिर ये अप आ गया तो, अगर ये फिर अप आ गया तो ये बन जाएगा AVG वापस से। प्रीएम्पशन इसमें हमेशा चालू ही रहता है, यू नीड नॉट टू, सॉरी, इसमें भी प्रीएम्पशन डिफाइन करना पड़ता है, सॉरी। तो प्रीएम्पशन के लिए कमांड क्या है? सेम कमांड है जो हम लोग उधर देते थे, GLVP10 प्रीएम्प्ट। ठीक है जी। और क्या कमांड हम लोग यहाँ लगाते थे HSRP में? प्रायोरिटी। तो यहाँ भी GLVP10, तो जो वेट और प्रायोरिटी हम बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी 200। ठीक है जी। बस यही कमांड होती है। तो कमांड सारे सेम है। ये ट्रैकिंग के कमांड थोड़े मैंने आपको बताए, ये अलग से है, 3 कमांड। इतने ही कमांड्स होते हैं GLVP में कॉन्फ़िगरेशन के, इंटरफेस को ट्रैक करने के। देखना है अगर आप इसको कि GLVP कैसे काम कर रहा है, तो शो GLVP, शो कमांड क्या है? शो GLVP। तो इसमें आपको ये दिखा देगा कि कौन जो है वो AVG है, कौन है AVF। ठीक है जी। और AVG जो है उसको ये बोलता है एक्टिव राउटर। ठीक है जी। AVG को ये बोलता है एक्टिव। दिस एक्टिव इज लोकल, ऐसे लिखा आता था ना जो एक्टिव होता था HSRP में, वैसे ही इसमें भी लिखा आएगा एक्टिव इज लोकल। लेकिन बाकी जो डिवाइसेस है स्टैंड बाय दिखाता था, जैसे वहां पर HSRP में भी स्टैंड बाय इज दिस राउटर, तो ये दिखाएगा फॉरवर्डर, फॉरवर्डर 1, फॉरवर्डर 2, फॉरवर्डर 3, ऐसा करके। ओके। तो शो GLVP इज द ओनली कमांड, ओनली शो कमांड फॉर GLVP, नो अदर कमांड। कॉन्फ़िगरेशन के 3 कमांड ये, 3 कमांड ये, और वेरिफिकेशन का शो GLVP कमांड। दैट्स इट इन GLVP। एनी डाउट? समझ आया? यस और नो? GLVP का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हैं GNS पे लैब बना के, वहाँ के राउटर पे ये चल रहा है, यू कैन यूज इट। अब देखो यहाँ पर जब हम रिडंडेंसी की बात कर रहे हैं तो हमने बात करी लेयर 3 पे, लेयर 3 गेटवे, ये जो हमारे जितने भी HSRP, VMRP, GLVP है, दीज आर दीज आर गेटवेज। ठीक है। गेटवे का रिडंडेंसी हमने बात किया है। तो HSRP हो चाहे VRRP हो चाहे GLVP हो, आपका गेटवे आप डिवाइस पे देते हो, अगर वो कॉन्फ़िगर आप नहीं करोगे FHRP कोई भी, तो गेटवे आपका फेल हो जाएगा। एक तो कोई तरीका नहीं है कि दूसरा डिवाइस को गेटवे बना दें। अगर बना भी दोगे तो वो हर होस्ट पे जाके आपको गेटवे का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्चुअल आईपी एक बनता है, और वो वर्चुअल आईपी आप गेटवे में डाल दो, राउटर्स अपने आप दे विल मेक श्योर कि एक डिवाइस फेल हो गया तो दूसरा एक्टिव बन जाएगा या मास्टर बन जाएगा, और वो काम आपका चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। तो ये तो हुआ गेटवे का रिडंडेंसी। अब आपके जो नेटवर्क है उसमें और भी रिडंडेंसी की बात कर लेते हैं, कि जैसे मान लो आपका ये स्विच है, एक हमने रिडंडेंसी की बात क्या करी थी, ईथर चैनल, कि आपका एक ही लिंक है वो फेल हो गया तो कनेक्टिविटी गया। लेकिन दो हैं तो इनको पोर्ट चैनल में डाल दो, और पोर्ट चैनल में डाल दोगे तो अगर एक लिंक फेल भी हो गया तो दूसरे लिंक से काम चलता रहेगा, और जब दोनों चल रहे हैं तो लोड बैलेंसिंग होती रहेगी। तो ये था हमारा लिंक रिडंडेंसी। तीसरा जो रिडंडेंसी की मैं बात कर रहा हूं वो है सुपरवाइजर रिडंडेंसी। तो सुपरवाइजर रिडंडेंसी मतलब जो हमारे मॉड्यूलर स्विचेस आते हैं या राउटर्स आते हैं, उनके अंदर होते हैं स्लॉट्स। उन स्लॉट्स के अंदर आप क्या लगा सकते हो? आप दो तरह के कार्ड्स लगा सकते हो। एक को बोलते हैं सुपरवाइजर
और एक को बोलते हैं लाइन कार्ड। सुपरवाइजर जो है वो लेयर 3 इंजन है, लेयर 3 दिमाग, और लाइन कार्ड लेयर 2 इंजन है। यानी ट्रैफिक फॉरवर्डिंग जो है वो लाइन कार्ड लेवल पे चलती है। सुपरवाइजर इंजन जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग डेटा प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन का काम क्या है? ये जो दो डिवाइस है मेरे राउटर, ये आपस में ओएसपीएफ भेज रहे इंफॉर्मेशन, राउटिंग टेबल बना रहे हैं, है ना, एक दूसरे को हेलोज भेजना, नेबरशिप एस्टेब्लिश करना, फिर अपना इंफॉर्मेशन रखना, राउटिंग टेबल, डेटाबेस, ये वो, ये सब कंट्रोल प्लेन का काम होता है। इनके बीच में मान लो आपने यूडीएलडी चला दिया, वो भी कंट्रोल प्लेन पे चल रहा है। इस पे आपने मान लो सीडीपी चला दिया, वो भी कंट्रोल प्लेन पे चल रहा है। इनके बीच में आपने एलएलडीपी चला दिया, वो भी कंट्रोल प्लेन में चल रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो भी इन डिवाइसेस के बीच में ये प्रोटोकॉल, आपसी बातचीत, अपने डेटाबेसेस वगैरह एक्सचेंज करना, अपना कोई भी एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन करना, ये सब कंट्रोल प्लेन का काम है। डेटा प्लेन का काम है, डेटा ट्रैफिक जब आएगा तो ट्रैफिक फॉरवर्ड करवा दे भैया, वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करवाने का काम डेटा प्लेन का होता है। तो डेटा प्लेन जो है और कंट्रोल प्लेन है, इनके लिए दो अलग अलग इंजन बनाए। एक सुपरवाइजर इंजन जो कि दिमाग है, जो कि सारा आपका कंट्रोल प्लेन का काम करता है, और लाइन कार्ड जो है वो आपका डेटा प्लेन का काम कर रहा है, यानी कि लेयर 2 इंजन, या फिर आप ये बोल लो आपके ट्रैफिक फॉरवर्डर का काम लाइन कार्ड करते हैं। तो आप इस चेसिस में, इसको हम लोग बोलते हैं चेसिस, ठीक है, ये डब्बे को चेसिस बोलेंगे, चेसी, चेसिस, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर सुपरवाइजर भी लगेगा और इसके अंदर लाइन कार्ड भी लगेगा। तो बोला अगर मान लो ये सुपरवाइजर फेल हो गया तो अगर दिमागी कंट्रोल प्लेन ही डाउन हो गया तो बोला हाँ, तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी? मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है इधर से, क्या वो ट्रैफिक बंद हो जाएगा सुपरवाइजर फेल होने पे? बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। सुपरवाइजर फेल हुआ है तो जिस स्थिति में इस समय है डिवाइस, वो स्थिति को मेंटेन रखता है। मतलब बोले जो ट्रैफिक चल रहा है वो ट्रैफिक चलता रहेगा, क्योंकि डेटा प्लेन के अंदर आपका ये जो लेयर 3 का जितना भी इंफॉर्मेशन था, वो इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाता है? फिब में, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में। एक बनती है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। रिप से सारा ट्रैफिक, सारा जो इंफॉर्मेशन है वो फिब में आ जाता है, और फिब जो है वो आपका ये डेटा प्लेन पे रहता है, और जो भी ट्रैफिक आपका आ रहा है उसको फॉरवर्डिंग करवाता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नया नेटवर्क ऐड किया दूसरे राउटर पे, 100 नेटवर्क, तो वो 100 नेटवर्क का अपडेट इसको भेजेगा, लेकिन इसका तो सुपरवाइजर ही डाउन हो गया, तो ये अपने राउटिंग टेबल में नया डाल नहीं पाएगा। और अगर ये अपने राउटिंग टेबल में नया नेटवर्क डाल नहीं पाएगा तो फिर उस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आएगा, उसको फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो यानी जिस स्थिति में सुपरवाइजर डाउन हुआ उस स्थिति तक का काम तो चलता रहेगा। उसके अलावा कुछ अगर नया हुआ या पुराना नेटवर्क डाउन हुआ तो इसको पड़ोसी से कोई आपस में बातचीत हो नहीं रही है, तो फिर वो काम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो ओके, तो मतलब सुपरवाइजर फेल होने का मतलब ये है कि ट्रैफिक इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो इसका दिमाग है वो डाउन हो गया है। मतलब कुछ नई चीज या कुछ अगर चीज में गड़बड़ हो गई तो वो सूचना इसको मिलेगी नहीं। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो काम अधूरा है, मतलब गड़बड़ है। तो फिर इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो बोला सुपरवाइजर इंजन दो लगा लो ना, एक सूप 1 लगा लो, एक सूप 2 लगा लो, दो सुपरवाइजर लगा लो। अगर आपका एक सुपरवाइजर बन जाता है एक्टिव, दूसरा बन जाता है स्टैंड बाई। एक्टिव अगर आपका फेल हो गया तो स्टैंड बाई जो है वो एक्टिव बन जाएगा, और आपका सुपरवाइजर यानी कि ये लेयर 3 इंजन है या फिर जो ये कंट्रोल प्लेन है, ये आपका बंद नहीं होगा। ये अब सेकेंडरी ने संभाल लिया अपना जिम्मेदारी। और जब एक्टिव वापस आ गया तो सूप स्विच ओवर हो जाएगा, यानी सूप वापस से ये वाला एक्टिव बन जाएगा, ये स्टैंड बाई चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब सुपरवाइजर दो लगा लो। बोले बिल्कुल ठीक बात। और मैं तो कहता हूँ सुपरवाइजर ही दो, क्यों? पावर सप्लाई आपके एक ही पावर सप्लाई है, और उस पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो डिवाइस डाउन हो जाएगा। या फिर ये एक ही पावर कोड लगा हुआ है आपका,
एक ही पावर कॉर्ड लगा हुआ है, ये टूट गया, चूहे ने काट दी, तो फिर आपका ये डिवाइस डाउन हो जाएगा। तो बोले मल्टीपल लगाओ पावर कॉर्ड्स, यानी मल्टीपल पावर सप्लाई होनी चाहिए, PS1, PS2, PS3, समझ रहे हो? तो ऐसा करके मल्टीपल पावर सप्लाई आप लगाओ। फिर बोला पावर सप्लाई भी रिडंडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या हो सकता है रिडंडेंट? मैंने कहा लाइन कार्ड, लाइन कार्ड भी आप रिडंडेंट लगा सकते हो, लाइन कार्ड 1, लाइन कार्ड 2। तो बोला 1 के साथ में कुछ होस्ट कनेक्ट होंगे, इन पोर्ट्स पे जाके कोई होस्ट कनेक्ट होगा, तो अगर मान लो लाइन कार्ड 1 डाउन हो गया तो 2 यहाँ कहाँ रिडंडेंसी दे रहा है? बोला अरे यार ये डिस्ट्रीब्यूशन पे कनेक्ट होने वाले डिवाइस है, एक्सेस पे नहीं, यहाँ होस्ट नहीं लगते। यहाँ क्या लगता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच पे एक्सेस स्विच लगेगा, और एक्सेस स्विच जो है उसमें भी रिडंडेंसी रहेगी। तो ये जो एक तार है ये जाके लगा लाइन कार्ड 1 में, और ये जो दूसरा तार है ये जाके लगा लाइन कार्ड 2 में। तो यानी कि एक तो मेरे पास में 4 चैनल है, एक फेल हो गया तो दूसरा चल जाएगा किसी सिचुएशन में। और अगर एक लाइन कार्ड फेल हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लिंक पे काम नहीं चलेगा। लेकिन ये वाला जो लिंक है ये मैंने दूसरे लाइन कार्ड पे लगाया LC2 पे, तो इस पे तो काम चलेगा, क्योंकि LC2 तो डाउन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब ओहो, स्विच से स्विच के बीच में 2 तार गए, एक तार एक लाइन कार्ड पे, दूसरा तार दूसरे पे, ताकि अगर एक लाइन कार्ड भी फेल हो जाए तो दूसरे वाले से काम चलता रहे। बोले ये बहुत बढ़िया बात है। आपका ये हो गया लाइन कार्ड रिडंडेंसी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ आ रहा है? यस और नो? वेरी गुड। तो अब देखो, जो रिडंडेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर वाली सुप रिडंडेंसी, वो रिडंडेंसी जो है उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो 3 टाइप से। यानी रिडंडेंसी तो हमने ये सीखा है कि सुपरवाइजर इंजन इसमें 2 लगा दिया हमने, एक सूप 1 लगा दिया, एक सूप 2 लगा दिया, तो ये फेल हो जाएगा तो ये अप आ जाएगा। यही तो है ना? बोले हाँ यही है, लेकिन ये दोनों सुपरवाइजर इंजन जब ये एक्टिव है और ये स्टैंड बाई है, तो ये स्टैंड बाई जो है ये कितनी देर में आ पाएगा? बोला कितनी देर में? बोला वो डिपेंड करेगा कि आपने रिडंडेंसी मोड कौन सा रखा हुआ है। बोला रिडंडेंसी मोड, रिडंडेंसी मोड का क्या करना है? एक ही मोड ठीक है भैया, ये जाए वो तुरंत आ जाए आप। बोला अरे भैया ऐसा नहीं है, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग सिचुएशन होता है, नेटवर्क के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो रिडंडेंसी है इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो 3 प्रकार से। पहला होता है RPR, जिसको बोलते हैं रूट प्रोसेसर रिडंडेंसी। RPR में क्या होता है कि एक एक्टिव बन जाता है, दूसरा सुपरवाइजर स्टैंड बाय बन जाता है। और जो स्टैंड बाय सुपरवाइजर है, एक्टिव सुपरवाइजर तो बूट होके सारे फंक्शंस वगैरह फीचर्स वगैरह सबको इनेबल करके और काम का जिम्मेदारी लेके काम चालू कर देता है। स्टैंड बाय वाला जो है वो बूट होता है, लेकिन वो बूट होता है सिर्फ एक लेवल तक, वो पार्शियली बूट होके इनिशियलाइज होता है। पार्शियली इनिशियलाइज होने का मतलब कि आपके जो एक्टिव है वो एक्टिव के अंदर जो स्टेटस है हर चीज का, वो स्टेटस स्टैंड बाय में भी होना चाहिए, ताकि ये फेल होए तो तुरंत ये इस स्थिति में हो कि भाई जिन जिन लोगों का, जिन जिन नेटवर्क का, जिन जिन नेबर्स का मुझे पता है, एक्टिव बोल रहा है, वो तुझे भी पता होना चाहिए, ताकि मैं मर जाऊं तो तू काम संभाल ले। तो ये स्टैंड बाय कहता है साहब मैं तो RPR मोड में हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि आपके यहाँ चल क्या क्या रहा है, मुझे पूरी स्थिति की जानकारी नहीं है। तो बोले फिर अगर आप किसी दिन मर गए तो फिर उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? मैं जितने भी लाइन कार्ड हैं उनको रीलोड करूंगा। सबसे पहला काम, मैं उन लाइन कार्ड्स को रीलोड करूंगा, जितने भी इधर लाइन कार्ड लगे हुए हैं LC1 LC2, उन सबको रीलोड करूंगा सबसे पहले तो। और मैं क्या है, क्योंकि मैं आपकी तरफ फुल
एक्टिव मोड में नहीं हूं, मैं पार्शली ही इनिशियलाइज हुआ हूं, तो मुझे सब चीजों की जानकारी नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो स्टैंड बाय मोड में जो पार्शियल इनिशियलाइजेशन हुआ है उससे मैं फुल इनिशियलाइजेशन मोड में आऊंगा, इन सब को रिलोड करूंगा, इन सब के पास में सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास में है फिर पहुंचाऊंगा। पहुंचाऊंगा मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो मेरे पास बनेगा तो उसको मैं फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में डालूंगा और फिर काम चालू करूंगा। बोला ये कैसा स्टैंड बाय हुआ? तो फिर बोला स्टैंड बाय तो हूं ही, आप तो मर ही गए, किसी ना किसी को काम तो संभालना है, हाँ समय लगेगा लेकिन मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा सर। अच्छा जी, ठीक है। और कोई तरीका? बोले हाँ दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं आरपीआर प्लस। आरपीआर प्लस रूट प्रोसेसर रिडंडेंसी प्लस। ये क्या है? जो जो सेकेंडरी हमारा जो स्टैंड बाय पे जो सुपरवाइजर है जिसको हमने बोला रिडंडेंट सुपरवाइजर, वो बूट होता है। बूट होने के बाद में जो यहाँ दो चीजें आएगी, ध्यान रखना। ये बूट होता है, बूट होने पर सुपरवाइजर और रूट इंजन, ये दोनों कंपोनेंट्स, एक सुपरवाइजर जो कार्ड होता है ना उसके अंदर ये दो चीजें होती है, एक होता है सुपरवाइजर, एक होता है रूट इंजन। ये दोनों को इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज करेगा मतलब कुछ जो जानकारी लेयर 3 लेयर 2 की है एक्टिव के पास में, वो जानकारी ये बिल्ड करके रखेगा। लेकिन लेयर 2 और लेयर 3 फंक्शंस जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा। तो बोला अच्छा, ये तो कंफ्यूज हो गए, मतलब होगा क्या? मान लो एक्टिव फेल हो गया तो क्या होगा? तो बोला जो स्टैंड बाय है वो तो सबसे पहले तो इनिशियलाइज होगा लेकिन वो किसी को रीलोड नहीं करेगा। बोला अच्छा, रीलोड नहीं करेगा लाइन कार्ड्स को? ओहो, यहाँ तो रीलोड कर, पर रीलोड करना करना ही क्यों है? तो बोला इसके पास में कोई जानकारी थी ही नहीं, तो इसने लाइन कार्ड्स को रीलोड किया। लाइन कार्ड्स को रीलोड किया तो लाइन कार्ड पे ही होंगे ना पड़ोसी। ये आपका एक राउटर या एक स्विच दूसरे स्विच या राउटर से कनेक्टेड है तो ये केबल लाइन कार्ड पे ही लगेगी ना, तो इनको रीलोड करेगा। या फिर मान लो इधर कोई और स्विच लगे हुए हैं, उन स्विचेस पे कोई मैक एड्रेस उनके थ्रू लर्न हो रखे थे इस पोर्ट पे, तो इसको रीलोड करेगा, भैया फिर से बनाओ सब कुछ, फिर से बनाओगे मुझे समझ आएगा फिर मैं काम चालू करूंगा। ऐसा नहीं है, इसने पहले ही ये अपने दोनों टेबल्स बना रखे, L2 और L3 टेबल्स। ठीक है, ये समझदार है तो इसको रीलोड करने का जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये थोड़ा जल्दी ही जिम्मेदारी संभाल लेगा। मतलब बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से तैयार है। ओके, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। कितना समय लग जाएगा लगभग फिर भी? अगर एक्टिव डाउन हुआ और स्टैंड बाई अप होने में कितना समय लगेगा? तो बोला अगर आरपीआर चला रहे हो तो यही कोई लगभग लगभग 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट? ओहो। और आरपीआर प्लस है तो? बोला हाँ तो काफी फास्ट है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड? अरे यार ये तो बहुत टाइम है। बोले चिंता क्यों कर रहे हो, 30 सेकेंड ही तो है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सुपरवाइजर फेल हो गया तो भी आपका ट्रैफिक जो चल रहा है डेटा प्लेन पे वो इंटेक्ट रहेगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ कोई नई चीज नहीं सीखेगा तो हम ये मान के चल रहे हैं 30 30 सेकंड के अंदर कोई बात थोड़ी आ जाएगी नए नेटवर्क की। 30 सेकंड बाद में ये आप हो ही जाएगा, तब तक डेटा ट्रैफिक जो भी आपका पुराना चल रहा है तो वो तो चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर बोले एक तीसरा तरीका भी है रे बाबा, एसएसओ। बोला ये क्या है? इसको बोलते हैं स्टेटफुल स्विच ओवर। इसको बोलते हैं स्टेटफुल स्विच ओवर। बोला अच्छा इसमें क्या है? बोला इसमें ये होता है जो रिडंडेंट सुपरवाइजर है वो फुल्ली बूटेड रहता है और इनिशियलाइज्ड रहता है। फुल्ली बूटेड और इनिशियलाइज्ड मतलब ये कि इसके पास में जो जानकारी थी, ये जानकारी थी लेकिन ये इनिशियलाइज नहीं थी। मतलब ये जब मरेगा तो ये सदमे में आएगा, ये देखेगा अच्छा अच्छा अब इस जानकारी का क्या करूं, ओ हो मेरे पे जिम्मेदारी आ गई, मैं खुद को इनिशियलाइज करता हूँ। मतलब ये जागेगा उठेगा,
उसमें समय लगेगा। बोला अच्छा, टेक्निकली इसको क्या कहेंगे जी? बोला इसको कहेंगे वही, बूटेड तो है, इनिशियलाइज तो है, पर पार्शियल था यहाँ आरपीआर में, यहाँ उस पार्शियल से थोड़ा ज्यादा है लेकिन फुल नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर एसएसओ में ये बोला कंप्लीटली पार्शलाइज्ड और इनिशियलाइज्ड और बूटेड है, यानी कि अब आपका ये जो एक्टिव अगर डाउन हो गया तो विद इन 1 सेकेंड आपका स्टैंड बाई अप हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार है। ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो यही क्यों नहीं रखते हर समय? बोला ज्यादातर यही रखते हैं, लेकिन फिर मैंने जैसा कहा कि भाई सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। कई बार आपको कैसे कैसे रिक्वेस्ट आते हैं कस्टमर के डिज़ाइन के हिसाब से, उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट पे सूट करता है वो रखो। अच्छा ठीक है, ओके। एनी डाउट्स? क्लियर है, यस और नो? ऑलराइट, वेरी गुड। तो बोले ये कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? बोला कॉन्फ़िगरेशन करने का एक सिंपल सा कमांड है। आप डिवाइस के ग्लोबल मोड पे कमांड चलाओगे, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, एंड देन आप एक नए मोड में आ जाओगे, ठीक है जी। और वहां कमांड चलेगी मोड। अब मोड के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, आरपीआर, या फिर आरपीआर प्लस, या फिर एसएसओ। तीनों में से जो चलाना चला दो, बस इतना सा ही काम है। ओके। और अगर चेक करना हो तो शो कमांड, बोले शो कमांड, शो रिडंडेंसी स्टेट्स, शो रिडंडेंसी स्टेट्स, STATES। ओके, तो इससे वो बता देगा कि जो लाइन आपका सुपरवाइजर है वो, उसका क्या स्टेट है, और जो स्टैंड बाई है उसका क्या स्टेट है। कई बार ये होता है कि स्टैंड बाई डाउन हो जाता है, तो वो जब आप कमांड चलाओगे ये देखने के लिए कि भैया क्या स्टेट है, आपको पता लगा कि भाई मेरा स्टेट तो एक्टिव है और स्टैंड बाई का स्टेट जो है वो दिखा रहा है डाउन, तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए इस बात से कि यार स्टैंड बाई जो है वो डाउन हो रखा है, तो उसका क्या ही करेंगे, फिर उसको चेंज करो, उसको अप लाओ, ठीक है जी। तो ये है आपके शो कमांड, शो रिडंडेंसी स्टेट्स। कितने सुपरवाइजर है मेरे डिवाइस में वो भी बता देता है। कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा सुपरवाइजर कोई रिकमेंड करते नहीं, लग भी नहीं सकते, क्योंकि सुपरवाइजर लगाने का स्लॉट और लाइन कार्ड लगाने का स्लॉट हमेशा अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर वाले में लाइन कार्ड तो लाइन कार्ड वाले में सुपरवाइजर, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज और है इसमें, वो भी आपको बता देता हूँ। क्या है कि जो आपका एक्टिव सुपरवाइजर और जो स्टैंड बाई सुपरवाइजर है, उनके बीच में कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या सिंक्रोनाइज होना चाहिए, क्या क्या एक्टिव जो है वो स्टैंड बाई को बताना चाहिए, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। बोला अच्छा, जैसे? बोला जैसे आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके डिवाइस का कॉन्फ़िग, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी है इस डिवाइस पे वो इसको बता दे। अच्छा, और क्या बता सकते हैं जी? बोला और आप बता सकते हो कॉन्फ़िगर रजिस्टर, कॉन्फ़िग रजिस्टर। बोला ये कॉन्फ़िग रजिस्टर क्या होता है? अरे भैया बूट जब भी डिवाइस को होना है
तो वो आप इसमें बता सकते हो कि बूट किससे हो, एनवीरैम से हो, फ्लैश से हो, टीएफटीपी से हो, किस चीज से ये बूट होना चाहिए, या फिर ये रोम ऑन मोड में बूट हो, कैसा बूट हो, ये बूट प्रोसेस और ये कॉन्फ़िग रजिस्ट्री में डिफाइन होता है। अच्छा अच्छा, और क्या बता सकते हैं, और आप बता सकते हो बूट वेरिएबल, यानी कि आप एक कमांड चलाते हो स्विच या राउटर के अंदर की ये हमेशा आपके स्विच या राउटर की फ्लैश मेमोरी में दो आईओएस पड़े हैं, एक 12.2 वर्जन, एक 15.1। आपको इस स्विच को या राउटर को किस वर्जन से बूट कराना है, किस आईओएस से बूट कराना है, तो वो आप बूट पैरामीटर से सेट कर सकते हो कि बूट फ्लैश और उसके अंदर कौन सा वर्जन 12.1, 12.2 या 15.1 या वट एवर। तो ये जो बूट पैरामीटर आपने एक स्विच में एक राउटर में दे रखा है, वो भी इसको बता देगा कि भैया मैं इससे बूट होता हूँ, मैं ये वाला आईओएस वर्जन चलाता हूँ, मुझे बूट इस चीज से होना है, ये भी बता रहा हूँ तुझे, क्योंकि तुझे तेरे पे जिम्मेदारी आ रही है तो तुझे इन चीजों का भी पता होना चाहिए। मेरी कॉन्फ़िग जितनी भी है वो कॉन्फ़िग भी मैं तुझे बता रहा हूँ। तो ये चीजें आप सेट कर सकते हो। तो बोला ये कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए एक कमांड होती है। वो कमांड क्या है, आप रिडंडेंसी मोड में जाओगे, रिडंडेंसी मोड में रिडंडेंसी, आप नए मोड में आ गए, यहाँ पर आप एक कमांड दोगे मेन सीपीयू, तो आप एक नए मोड में आ जाओगे और वहां पर आप कमांड चलाओगे ऑटो सिंक। ऑटो सिंक में क्या क्या सिंक हो, स्टार्टअप कॉन्फ़िग या फिर कॉन्फ़िग रजिस्टर या फिर बूट वेरिएबल या फिर तीनों, ये आप डिफाइन कर सकते हो क्या क्या आपका इधर जाएगा। ठीक है जी। ओके, सुरेश, in which scenario does RRR is required? क्योंकि ये जो RRR है इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये आप गूगल करो। ओके, अब देखो एक और चीज आपको मैं बता दूं, रिडंडेंसी में एक टर्म आता है नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग। नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग या इसको एनएसएफ भी बोलते हैं। इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कई बार कि जी एनएसएफ क्या है, नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग क्या है। ठीक है जी, है किसी को पता, कोई बताना चाहेगा? नहीं पता। आरपीआर, आरपीआर का यूज केस ये मान सकते हो आप, जब आपके जो एक्चुअल में हुआ क्या था कि सबसे पहले ना आरपीआर ही आया था। उस समय ना आरपीआर प्लस या आपका जो तीसरा टाइप है एसएसओ, वो थे ही नहीं। तो फिर क्या आया, आरपीआर आया, तो आरपीआर के बाद में फिर आरपीआर प्लस आया और फिर आया एसएसओ। तो जो आगे के सीरीज के डिवाइस आते गए ना, तो उनमें पहले एक ऑप्शन आया, फिर दो ऑप्शन आ गए, फिर तीन आ गए। तो जब तीसरा ऑप्शन आ ही गया तो पहला कौन यूज करता है, दूसरा कौन यूज करता है। तो यूज केस कुछ भी नहीं है। जो पुराने डिवाइस है, जो पुराने आईओएस वर्जन है, कई उनके अंदर सिर्फ आरपीआर ही सपोर्ट मिलेगा। आरपीआर और आरपीआर प्लस जो है वो आपको
सॉरी, आरपीआर प्लस और एसएसओ जो है वो आपको लेटर जो आईओएस वर्जन आया है उनमें मिलेगा। यूज केस कुछ नहीं है, बेस्ट जो सिस्को रिकमेंड करता है वो एसएसओ करता है, क्योंकि एसएसओ का 1 सेकंड से भी कम ये फेल ओवर टाइम है। और आजकल नेटवर्क्स में टाइम इज द की, राइट। जीरो डाउन टाइम चाहिए तो एसएसओ ही यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जब आप इसमें और जाओगे डेप्थ में, तो एसएसओ से आगे की चीज आ गई ये नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग। नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग में क्या हो गया कि एसएसओ में क्या होता था, फिब टेबल वगैरह सिंक्रोनाइज हो जाती थी, वहीं तक था। लेकिन लेयर 3 प्रोटोकॉल्स का इनिशियलाइजेशन और राउटिंग प्रोटोकॉल्स का कन्वर्जेंस, ये चीजें वहां फिर से होती थी एसएसओ में। एसएसओ में आपका जो राउटिंग इंजन है वो इनिशियलाइज हो जाता था, लेयर 2 प्रोटोकॉल जो है वो इनिशियलाइज हो जाते थे, फिब टेबल जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती थी, किससे, रिब से। लेकिन लेयर 3 प्रोटोकॉल्स का इनिशियलाइजेशन और राउटिंग प्रोटोकॉल्स का कन्वर्जेंस, ये दो काम एडिशनल होने लगे एनएसएफ में। ये यहां तक के काम होते थे एसएसओ में, ये एक्स्ट्रा दो काम होने लगे एनएसएफ में। और इससे जो ऊपर वाले थे आरपीआर प्लस और आरपीआर, उनके अंदर क्या होता था, उनके अंदर इससे ऊपर और क्या आता था, राउट इंजन, हाँ, रूट इंजन। तो ये रूट इंजन तक का काम, ये इतना काम होता था आरपीआर प्लस में। तो आरपीआर प्लस में यहां तक का काम होता था, एसएसओ में ये दो काम एडिशनल होने लगे, एनएसएफ में ये दो और एक्स्ट्रा काम होने लगे। तो बोला फिर आरपीआर में क्या होता था, बोले रूट इंजन से ऊपर आता है ऑल स्विच मॉड्यूल्स रीलोड, क्योंकि ये रीलोड होगा तभी ये रूट इंजन को इनिशियलाइज करेगा, तभी ये L2 डेटाबेस बनेगा, तभी ये स्विच सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो यहां तक का, और इससे भी ऊपर, सॉरी, ये मैं क्या बता रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो गए, वेट करें, लेट मी क्लियर, आई विल टेल यू। देखो होता क्या क्या है, पहले नंबर पे काम होता है सूप बूटस्ट्रैप इमेज लोडेड, ये सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम ये क्या है भाई, सुपरवाइजर में जो बूट करने का इमेज है आईओएस का वो लोड होगा। तो ये अगर कोई आरपीआर मोड में होगा या आरपीआर प्लस में होगा या एसएसओ में होगा या एनएसएफ मोड में होगा, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे ना। अब एनएसएफ जो है इसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि एनएसएफ जो है वो रिडंडेंसी का मोड नहीं है, एनएसएफ दूसरी चीज है, अभी उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है, तो ये तीनों मोड में होता ही है। फिर दूसरा काम होता है आईओएस इमेज लोड करना। तो अब कहा कि ये क्या थी, जब आईओएस इमेज लोड हो रही है तो ये कौन सा इमेज था। तो देखो, जब कभी भी आप मॉड्यूलर डिवाइसेस में जहां सुपरवाइजर चल रहे हैं वहां आप देखोगे दो इमेज चलती है, वहां दो इमेज चलती हैं। एक इमेज को हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप इमेज और दूसरी को बोलते हैं आईओएस इमेज। तो बूटस्ट्रैप इमेज और आईओएस इमेज दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ सुपरवाइजर इंजन के ऊपर आप जब देखोगे तो बूटस्ट्रैप इमेज आपको लोड होगी, और जो आईओएस इमेज है वो आपके पूरे डिवाइस के लिए लोड होगी। आप मोटा मोटा ऐसा मान लो, मैं और डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो ये भी आरपीआर हो चाहे आरपीआर प्लस हो चाहे एसएसओ हो, सब में होगा। फिर तीसरा काम जो है इसमें होता है, जब बूट हो गया तो बूट होने के बाद में क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये भी इन तीनों में होगा काम। फिर चौथा काम होता है इसमें, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में
सुपरवाइजर डायग्नोस्टिक्स, जिसको सुप डायग बोलते हैं। ये सुपरवाइजर डायग्नोस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, ये चेक करेगा कि सुपरवाइजर इंजन जो है उसको डायग्नोस करेगा, उसको चेक करेगा कि अच्छा ये सुपरवाइजर इंजन है, इसके सारे ये काम कर रहे हैं, मॉड्यूल दिस दैट। तो उसका एक डायग्नोस्टिक चलता है फटाक से। आप जब भी डिवाइस राउटर वगैरह बूट करते हो तो आप देखते हो उसमें दिखाता है राउटर में, अच्छा ये इंटरफेसेस है। ओके, वो जब बूट बूट होने के टाइम पे आप कभी ध्यान से अगर देखो तो वो इमेज लोड करता है, उसके बाद इंटरफेसेस, लाइन कार्ड्स, उसके मॉड्यूल्स, उसके सुपरवाइजर, सबको डायग्नोस करके और आगे बढ़ता है। तो ये काम भी इन तीनों में होते हैं, आरपीआर प्लस एसएसओ। पांचवा काम होता है रूट इंजन इनिशियलाइज। रूट इंजन इनिशियलाइजेशन का काम सिर्फ आरपीआर प्लस और एसएसओ में होता है मतलब ये तैयार रहता है। हम लोग कर रहे हैं बात स्टैंड बाय सूट की। स्टैंड बाय में जो सुपरवाइजर इंजन है वो किस स्थिति में रहता है, तब जबकि आरपीआर चल रहा है। आरपीआर चल रहा है तो वो इस स्थिति तक रहता है। अगला काम क्या करता है, जब एक्टिव फेल हो जाता है तो वो रिलोड मारता है बाकी सारे लाइन कार्ड्स को, और फिर ये अपना फिर से ये सारे टेबल टूबल बनाता है। अच्छा, तो मतलब ये रूट इंजन इनिशियलाइज नहीं रहता आरपीआर में? नहीं, ये सिर्फ आरपीआर प्लस और एसएसओ में अगर मोड में होगा तो ये काम भी करके रखेगा पहले से। नंबर 6 पे आता है लेयर 2 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन। लेयर 2 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन आरपीआर प्लस और एसएसओ में रहता है, क्योंकि आरपीआर तो यहीं तक बूट होके रहता है, यहीं इसी लेवल तक आके रुक जाता है। अच्छा, फिर नंबर 7 आता है लेयर 3 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन। लेयर 3 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन जो है, हाँ अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गया, ये जो लेयर 2 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन है ये सिर्फ एसएसओ में रहता है, आरपीआर प्लस में नहीं रहता है, ओनली एसएसओ, ध्यान रखना। अच्छा, लेयर 3 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन ये किसी भी मोड में नहीं होता है, ना एसएसओ, ना आरपीआर, ना आरपीआर प्लस। बोले फिर ये कब होता है, ये जब स्टैंड बाई एक्टिव बनता है ना, स्टैंड बाई एक्टिव बनता है और अगर वो आरपीआर मोड में है तो पहला काम रीलोड करेगा। यहाँ 4 नंबर के बाद में 5वां नंबर हो जाएगा उसका, रीलोड रीलोड मारेगा, फिर रूट इंजन चलाएगा, फिर L2, फिर L3, फिर 8वां नंबर पे क्या आता है, राउटिंग प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस। राउटिंग प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस ये काम करेगा। फिर 9वें नंबर पे काम आता है फिर टेबल फ्लश्ड एंड रिक्रिएट, ये करेगा। अच्छा, तो मतलब जो आरपीआर मोड में है वो यहीं तक रहता है शुरुआत में, जब एक्टिव फेल हो जाता है तो वो ये सारे स्टेप करेगा। जो आरपीआर प्लस मोड में है डिवाइस वो यहाँ तक तैयार रहता है, और जब फेल हो जाता है तो ये सारे काम करेगा। और जो एसएसओ मोड में है वो यहाँ तक तैयार रहता है, और फेल होने के बाद में इस मोड में आता है। तो बोला अच्छा, एसएसओ भी यहीं तक रहता है? हाँ जी, बिल्कुल यहीं तक। तो ये मतलब 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के काम एसएसओ भी करेगा? बोले बिल्कुल करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एसएसओ में एक एडिशनल चीज दी। बोले फिर ये 1 सेकंड से भी कम में कर लेगा ये सारे काम? बोले हाँ, क्यों कर लेगा, क्योंकि एसएसओ ने एक एक्स्ट्रा काम पहले ही कर लिया जिसको बोलते हैं फिब टेबल सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि जो एक्टिव है और जो स्टैंड बाई है, एक्टिव से स्टैंड बाई के बीच में ऑलरेडी फिब टेबल का सिंक्रोनाइजेशन होके करके रखता है ये। तो ये क्या करता है, ये फिब टेबल को फ्लश नहीं करता, ये सिर्फ अपडेट करता है। एसएसओ मोड में ये सिर्फ अपडेट करता है, उसको फ्लश नहीं करता। अच्छा, मतलब ये फ्लश कर देगा और फिर से बनाएगा तो उसमें समय लगता है? हाँ बिल्कुल, उसमें समय लगता है। ये फिर पहले ही सिंक्रोनाइज कर चुका, और ये खाली अपडेट करता है अगर कोई अपडेट है तो। अच्छा, ओके, तो ये 9 काम होते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब आपका आरपीआर
अगर सपोर्ट कर रहा है डिवाइस तो सिर्फ आरपीआर ही चलेगा, यहीं तक रहेगा। अगर आपका आईओएस सपोर्ट करता है एसएसओ तो सिस्को रिकमेंड करता है एसएसओ चलाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि आपका डिवाइस एसएसओ सपोर्ट कर रहा है आरपीआर चला रहा है। क्या फायदा है? ये दो स्टेप नहीं करने से, तैयारी पहले से नहीं करके रखने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी अल्टीमेटली उसको जब फेल हो रहा है एक्टिव तो ये काम तो करने ही पड़े, तो पहले से करके ही रख लेना बाबा। ठीक है जी। तो ये सारे काम है, अभी और डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें और भी कई सारी बीच में चीजें हैं, लेकिन आपके लेवल पे समझने के लिए इतना काफी है, मोर देन इनफ। ओके, क्लियर है? यस और नो? ओके, ऑलराइट। तो देखो यहाँ जब एनएसएफ की बात करते हैं ना हम लोग, नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग, नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा था कि फॉरवर्डिंग चलती रहेगी बिना किसी ब्रेक के। बोला अच्छा, तो मतलब क्या है इसका? बोला मतलब ये है बाबा कि आपका नेटवर्क में अगर आप एनएसएफ चला के रखते हो, एनएसएफ फीचर अगर आपने चला रखा है, तो आपका जो नेटवर्क में अगर कोई फेलियर होता है तो उस फेलियर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉरवर्डिंग पे। बोला वो तो हमने पहले ही देखा था, अगर एक्टिव फेल हो गया तो स्टैंड बाय जब तक आप आ रहा है तब तक ट्रैफिक चलता रहेगा। अरे रे रे रे, बोला रुको, तो एक्चुअली क्या है कि आप यहाँ पर एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। बोले क्या? बोला देखो ऐसा है कि आपका अगर एक्टिव फेल हुआ तो एक्टिव फेल होने के बाद में स्टैंड बाय को एक्टिव आने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। कब? लगभग 2 मिनट, सॉरी, लगते हैं तब जब आरपीआर चल रहा है। आरपीआर प्लस चल रहा है तो लगभग 30 सेकंड लगते हैं, और एसएसओ चल रहा है तो 1 सेकंड में काम हो जाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन किसी ने भी लेयर 3 प्रोटोकॉल को इनिशियलाइज करके नहीं रखा हुआ है। बोला हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोला इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोला देखो, किसी में भी राउटिंग प्रोटोकॉल कन्वर्ज होके नहीं बैठा है। यानी एक्टिव जो है वो तो अपने सारे नेबर्स के साथ में सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, सारी इसके पास में सूचनाएं हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस। लेकिन स्टैंड बाई के साथ तो कन्वर्जेंस नहीं है। यानी मेरा एक डिवाइस है, उसके अंदर 2 सुपरवाइजर लगे हुए हैं, तो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है तो नेबरशिप तो एक ही बनेगी। दूसरे से अगर मेरा कनेक्टिविटी है तो, सॉरी ये तो लाइन कार्ड से होती कनेक्टेड, मैं बात बता रहा हूँ, मतलब दूसरा जो सुपरवाइजर इसमें बैठा है, यानी इसमें दो दिमाग बैठे हैं, ब्रेन 1 ब्रेन 2। तो ब्रेन 1 जो है वो ही सारा हिसाब किताब इससे हैंडल कर रहा है, 2 जो है वो तो शांत बैठा है। तो जो 2 शांत बैठा है तो वो किस लेवल तक शांत है वो हमने देखा आरपीआर, आरपीआर प्लस और एसएसओ में। अब का जो एनएसएफ है ये एडिशनल फीचर है, ये इन्हीं का टाइप नहीं है। ये एक एडिशनल फीचर है जो ये कहता है कि अगर मान लो आपके नेटवर्क में 2 डिवाइस है, मतलब एक्टिव और स्टैंड बाय 2 सुपरवाइजर है, तो आपके नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग उसमें इनेबल कर दो। तो मैंने कहा मैंने तो एसएसओ इनेबल कर रखा है। बोला हाँ, एसएसओ के साथ एनएसएफ कॉन्फ़िगर कर दो। तो बोला अच्छा, तो इससे क्या होएगा? बोला इससे ये होएगा कि आपका जो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस है, रिब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जब सुपरवाइजर स्विच ओवर करवाते हैं हम लोग, यानी एक्टिव जो स्टैंड बाई है उसको जब हम एक्टिव के रोल में लाते हैं,
या तो एक्टिव फेल होगा तो अपने आप आ जाएगा, नहीं तो हम कई बार लेकर आते हैं एक्टिव मोड। ठीक है, स्टैंड बाय को एक्टिव बना दिया भाई। जैसे मान लो मुझे इमेज अपग्रेड करना है, तो जब भी मैं किसी डिवाइस का इमेज अपग्रेड करूंगा तो मुझे सुपरवाइजर जो है इंजन, वो सुपरवाइजर इंजन को रिलोड करना पड़ता है, क्योंकि उसकी इमेज भी हम लोग चेंज करते हैं, ये बूटस्ट्रैप इमेज। तो जब मैं एक्टिव वाले सुपरवाइजर इंजन का इमेज जो है वो कुछ चल रहा है वर्जन 1, उसको वर्जन 2 पे लेकर जा रहा हूँ, तो मैंने इसको रिलोड करना पड़ेगा वर्जन 2 पे आने के लिए। तो उस दौरान एक्टिव को जब मैं चेंज करके रिलोड कर रहा हूँ तो स्टैंड बाय वाला एक्टिव बनेगा ना। तो फेल नहीं हुआ ना यहाँ। यहाँ हम जानबूझ के करवा रहे हैं। कब करवा रहे हैं? जब हमें इमेज अपग्रेड करनी है तब। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी हम लोग ऐसा करते हैं, जब हम लोग ये करवा रहे हैं, तो नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग जो है वो क्या करता है कि जो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस है उसको बहुत जल्दी ये बना लेता है अपनी टेबल में। कौन बना लेता है? बोले स्टैंड बाय डिवाइस। कब बना लेता है? ये इधर बन तो रहा है, ये कौन से स्टेप में बनेगा? ये वाला या ये वाला या ये वाला? तो बोले अरे 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 अरे, ये जो नंबर 7 और नंबर 8 वाले काम थे, जो नंबर 7 और 8 वाले काम थे, जो एक्चुअल में ना तो एसएसओ कर रहा था, ना आरपीआर प्लस और ना आरपीआर। अगर आप एनएसएफ चला दोगे एसएसओ के साथ तो ये नंबर 7 और 8 वाले काम एनएसएफ ऑलरेडी करके रखेगा। ओके, तो मतलब एसएसओ के साथ में एनएसएफ चलाओ, आरपीआर प्लस के साथ में एनएसएफ चलाओ। इससे क्या होगा कि खुदा ना खास्ता आपका डिवाइस जो है वो एक्टिव अगर आने में टाइम लग रहा है तो भी आपके फॉरवर्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले वो तो वैसे भी नहीं पड़ रहा था ना, क्योंकि हमारे ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग वगैरह तो सिंक हो रखे थे, L2 प्रोटोकॉल इनिशियलाइज हो रखे थे, L3 भी नहीं। अरे L2 प्रोटोकॉल तो इनिशियलाइज हो गए थे, लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ पर आ, ये एसएसओ और आरपीआर और आरपीआर प्लस जो है वो तो यहीं तक काम करता था, पॉइंट नंबर 5 तक। इससे आगे तो काम नहीं करता था। रूट इंजन इनिशिएशन का काम, इनिशियलाइज होने का काम करता था, इसके आगे तो नहीं कर रहा है ना। L2 और L3 जो है, वो L2 जो है वो तो सिंक हो गया एसएसओ में, लेकिन L3 तो नहीं हुआ। तो बोले अच्छा, तो फिर इससे फर्क क्या पड़ा? मतलब मेरा ट्रैफिक जाएगा कि नहीं जाएगा जब एक्टिव बंद हो जाएगा? तो आरपीआर और आरपीआर प्लस में नहीं जाएगा। ओहो, ये तो आपने फिर पहले बताया नहीं। अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी। आरपीआर और आरपीआर प्लस जो मोड है उसके अंदर ट्रैफिक इम्पैक्ट होगा। अच्छा, ओहो, फिर क्या करें? बोला आप एसएसओ के साथ एसएसओ चलाओ। एसएसओ में L2 ऑलरेडी इनिशियलाइज रहता है, डेटा प्लेन जो है वो अप रहता है, आपका ट्रैफिक इम्पैक्ट नहीं होएगा। वैसे भी वो 1 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा, अगर इम्पैक्ट है भी तो वो 1 सेकंड से कम का होएगा। लेकिन आप एनएसएफ चलाओ, एनएसएफ जो है वो प्रोएक्टिवली नंबर 7 और 8 वाले पॉइंट का काम करके रखेगा और आपका काम रुकेगा नहीं। तो मैंने कहा ये 7 और 8 नंबर वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं? एक बार फिर से दिखाओ। तो मैंने कहा ये है L3 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन और ये है राउटिंग प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस। यानी राउटिंग L3, राउटिंग, दोनों राउटिंग से ही रिलेटेड है। बोले हाँ। तो ये क्या होता है, आपके नेटवर्क में अगर आप राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, EIGRP या OSPF या BGP, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपको NSF कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो रिडंडेंसी कमांड से नहीं होएगा? अरे नहीं, उससे तो आपके ये 3 चीजें होंगी खाली, आरपीआर, आरपीआर प्लस और एसएसओ। एनएसएफ तो एक अलग फीचर है जो आप प्रोएक्टिवली चला रहे हो, कि मान लो इन चीजों में अगर एसएसओ वगैरह ठीक से काम नहीं किया, समय लग रहा है, तो एनएसएफ जो है, या फिर मैं ग्रेसफुल रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसी को मैं एनएसएफ बोलता हूँ। मैं पहले से बता दूं कि अरे भैया, एक्टिव स्टैंड बाय को कह रहा है देख भाई मैं मरने जा रहा हूँ, तो ये काम संभाल लेना। तो ये स्टैंड बाय कहता है अरे भैया
आप क्यों जा रहे हो, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये कहेगा अरे भाई तू एसएसओ मोड में है, तू सब संभाल सकता है। तो ये कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है संभाल लूंगा, ये कहेगा। और देख ये हथियार भी तेरे पास है एनएसएफ। बोला अच्छा उससे क्या करूंगा। तो उसने कहा ये हथियार क्या करके दे रहा है, तेरे जो राउटिंग का प्रोटोकॉल्स है जो भी चला रखा है AERP सॉरी OSPF BGP, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स ने आपस में बातचीत करके ये मैनेज कर लेंगे ट्रैफिक, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बोले ये क्या बात करेंगे भैया। तो ये कहेंगे देख ये आपस में बात करेंगे कि मैं ग्रेसफुल रीस्टार्ट हो रहा हूँ, मैं डाउन जा रहा हूँ, ये संभालो तुम डेटाबेस और ट्रैफिक को जारी रख देना। अच्छा अच्छा ओके ओके, ऐसा भी होता है। बोले हाँ ऐसा भी होता है। तो अब इसमें ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ आपको मेरे को एक इंट्रोडक्शन देना था नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग का। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है ना, इनमें आप कॉन्फ़िगर करते हो। Oops. और कैसे कॉन्फ़िगर करते हो मैं वो बता देता हूँ। आप बीजीपी में जाओगे, जैसे राउटर बीजीपी, बीजीपी में जाके आप कमांड चलाओगे बीजीपी ग्रेसफुल ग्रेसफुल रीस्टार्ट, ठीक है जी। या फिर आप EIGRP में जाओ, राउटर EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, और यहाँ पर आप कमांड चलाओगे NSF नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग, ठीक है जी। या फिर आप OSPF में गए, OSPF में राउटर OSPF1, और वहाँ जाके आप कमांड चला दोगे NSF। अच्छा अच्छा, ISIS हुआ तो ISIS में भी यही कमांड NSF। ओके, तो ऐसा करके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो है वो प्रोएक्टिवली बना लेता है, समय कम लगता है। बीजीपी, EIGRP, OSPF, ISIS ये चार प्रोटोकॉल है जो NSF को सपोर्ट करते हैं, और ये सिर्फ आपके कुछ ही डिवाइसेस पे चलता है। NSF आपके हर डिवाइस पे सपोर्टेड नहीं होता है। ये जब शुरुआत में आया था तो 6500 का जो सुपरवाइजर इंजन आता था 720, उसके उसके ऊपर चलता था, या 4500 सीरीज का जो स्विच आता था उसके सूप 3, सूप 4 और सूप 5 सुपरवाइजर इंजन के भी वर्जन होते हैं। ये ध्यान रखना, जो सुपरवाइजर इंजन होते हैं उनके भी वर्जन होते हैं। जैसे 4500 में सूप 3, सूप 4, सूप 5, सूप 6, सूप 6E, सूप 7, ऐसे सुपरवाइजर इंजन। तो ये सुपरवाइजर 3, 4, 5 के साथ में जब iOS वर्जन 12.2 EWA चलाते थे, तो ये 4500 सीरीज के स्विच के साथ में ये कॉम्बिनेशन है तो NSF चलेगा। अगर आपका 6500 सीरीज का स्विच होता है तो 6500 के स्विच में आपका सुपरवाइजर कम से कम 720 होना चाहिए, और iOS वर्जन तो ये है EW, इस कॉम्बिनेशन के साथ में 6500 पे चलेगा। किस किस प्रोटोकॉल पे चलेगा? BGP, EIGRP, OSPF, ISIS, ठीक है जी। तो ये हमारा रिडंडेंसी का अध्याय यही खत्म होता है। रिडंडेंसी की कमांड सारी मैंने लिख के इसलिए बताई है क्योंकि हमारे पास में मॉड्यूलर स्विचेस नहीं है या मॉड्यूलर राउटर्स नहीं है, तो हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करके देखने में परेशानी होगी, वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इन कमांड्स को ध्यान रखना, थोड़ी सी कमांड्स है, छोटी छोटी एक एक दो दो कमांड है। रिडंडेंसी में जाओ, मोड चलाओ, ठीक है ना। इतना सा हिसाब किताब था। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।